गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का अब जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। फर्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब किसी सॉल्यूट पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। जैसे अगर अगरबत्ती जलाइए तो उसकी स्मेल पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिस जगह पर अगरबत्ती है, जली है, उस जगह से चारों तरफ फैल जाती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आपने अगर इंक की ड्रॉप वाटर में डाली या KMnO4 वाटर में डाला तो जहां वो ज्यादा है वहां से चारों तरफ फैल जाएगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। देन इट्स नोन एज अ डिफ्यूजन व्हेन सॉलिड पार्टिकल पास हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये तो हुई नॉर्मल बात। अब दूसरा आता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों अलग अलग, प्रैक्टिकली अलग अलग है बिल्कुल भी। अब उसमें क्या चेंजेस हैं, फिनोमिनॉन्स अलग अलग है, तो अब इनमें अंतर क्या है। ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM कहते हैं। जैसे हमारी स्किन जो है, एग शेल के अंदर जो व्हाइट जाली सी दिखती है वो SPM है। सेमी परमिएबल मतलब परमिएबल मीन्स जाने देना, सेमी मीन्स कुछ को जाने देना और कुछ को नहीं जाने देना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने इसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो मूव करने देती है बट सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं। मतलब अगर नमक का पानी लूं मैं, सॉल्ट वाटर, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर डाल लूं तो वाटर पार्टिकल्स तो छनकर फिल्टर होकर बाहर निकल जाएंगे बट नमक बाहर नहीं जाएगा इस सेमी परमिएबल के थ्रू। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। दो चीजों में अंतर, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, यहाँ कंपल्सरी है। डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। कंसंट्रेशन दोनों ही तरफ सॉल्यूट का देखा जाता है। यहाँ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ये एक एग्जाम्पल समझाया, बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा। अगर आलू को इस तरह से खोल बना लेकर स्कूप कर ले, इसके अंदर अगर मैं शक्कर का पानी भरकर अगर एक ऑलपिन लगा दूं कि ये इसकी अभी सरफेस है इतना, इसे सादे पानी में रख दिया, थोड़ी देर बाद ये वाटर लेवल बढ़ जाता है बिकॉज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस गोज इनसाइड, अंदर जाने के कारण, बिकॉज बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसका उल्टा करते, शक्कर का पानी बाहर रखते, अंदर पानी रखते सादा, तो पानी बाहर निकल जाता। अभी फिलहाल इसे इनर ऑस्मोसिस, और अगर पानी बाहर निकलता तो आउटर ऑस्मोसिस के नाम से जानते। फिलहाल ऑस्मोसिस की बात करें, अंगूर को यदि, अंगूर में भी मीठा है, गाढ़े शक्कर के घोल में या प्योर शक्कर में या नमक में रखते तो वो पिचक जाता है बिकॉज अंगूर के अंदर पानी ज्यादा था, शक्कर के पार्टिकल्स बाहर की तुलना में कम थे। इसकी बजाय यदि मैं किसी किशमिश को पानी में डाल दूं, चने को, मूंग को, इन सबको पानी में डाल दूं तो पानी अंदर की ओर गति करता है, मूवमेंट करता है बिकॉज अंदर मिनरल्स ज्यादा है और बाहर कम से ज्यादा की ओर, लो से हायर कंसंट्रेशन की ओर अगर मूवमेंट है देन इट्स नोन एज ऑस्मोसिस। हमने अपने आसपास बहुत सारे ऑस्मोसिस, इस बारिश के दिनों में दरवाजे कुछ लोगों के घरों में जो सागवान की लकड़ी होती है फूल जाती है। थ्रू ऑस्मोसिस वाटर पार्टिकल्स गोज इनसाइड। बायो वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑस्मोसिस के कारण ही वाटर पार्टिकल्स सेल्स के अंदर जाते हैं, जो पेड़ मुरझा गया है वो वापस ठीक हो जाता है। मेरे पास ये दोनों हाथ में, अगर आप कभी सोचा और इमेजिन करो, अगर इस उंगली को सादे पानी में डुबोती उंगली फूल जाती है, पानी अंदर जाता है। गाढ़े साबुन के घोल में अगर उंगली रखूं तो पिचक जाती है। साबुन के घोल में कंसंट्रेशन बाहर जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है शरीर का। करेले पे, ककड़ी पे, सब पे नमक छिड़का जाता है तो करेले का, ककड़ी का जो पानी अंदर था वो बाहर आ जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसके कारण वो गीली हो जाती है, करेले का कड़वापन निकल जाता है। बहुत सारे ये एग्जाम्पल्स हैं जो ऑस्मोसिस को शो करते हैं। ये एक एग्जाम्पल
ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, इसके अंदर सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर इस हाइट तक। बाहर सादा पानी है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वाटर लेवल बढ़ने लगा है, पर कुछ टाइम बाद आकर वो बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जा रहा, सारा पानी यहाँ से यहाँ गायब, नहीं। तब तक अंदर पानी जाएगा जब तक कि अंदर से लगने वाला प्रेशर बाहर से लगने वाले प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, उसके बाद ऑस्मोसिस रुक जाता है। किसी चने को यदि पानी में डालेंगे तो इससे इतना फूलेगा इतना, पर ऐसा नहीं कि इतना बड़ा हो जाएगा कि ऑस्मोसिस होता ही जा रहा है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अब इस ऑस्मोसिस के लिए जो फॉर्मूला निकाला गया है वो है PV इजिकल टू nRT। अब PV क्या है? तो PV nRT एक गैस इक्वेशन है। इस गैस इक्वेशन में P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह हमने एक नया सिंबल लिया है पाई। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ऑस्मोसिस प्रेशर है। इस V को जब मैं इधर लाई तो पाई इज इक्वल टू हो गया N/V/RT। N मतलब मोल, V मीन्स वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है, तो अगर इसे देखें डायरेक्ट तो पाई इज इक्वल टू CRT लिखा जा सकता है, बिकॉज N मीन्स मोल, V मीन्स वॉल्यूम, N/V। अब N होता है मोल, और मोल क्या होता है? N है मोल, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला बन गया WB अपॉन MB। अब अगर यहाँ मुझे कोई MB का फॉर्मूला कहे निकालने को, तो MB बराबर हो जाएगा, ये इधर गया, WB RT अपॉन पाई V। WB आपको बस क्रॉस में करना है, पूरा फॉर्मूला बन गया। ऑस्मोसिस में जो प्रेशर होता है दो लिक्विड, अब यहां पर अगर मैं ऐसे दो लिक्विड भरूं, यहां अगर सॉल्ट वाटर है और यहां सादा वाटर है, तो वाटर इस डायरेक्शन में जाएगा। हमेशा वाटर या सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की हो जाएगा। जिसका कंसंट्रेशन कम है उससे हायर कंसंट्रेशन की ओर। जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। ऐसे दो सॉल्यूशन अगर इन दोनों तरफ में सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन भर दूं तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, दे आर नोन एज आइसोटोनिक। जिस सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है इट्स नोन एज अ हाइपरटोनिक, और जिसका प्रेशर कम होता है इट्स नोन एज हाइपोटोनिक। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मींस पाई1 इज इक्वल टू पाई2, तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक। जिसका प्रेशर ज्यादा, मैं मान लूं कि इधर वाले सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है तो वो हाइपर, और दूसरे वाले का कम है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज की। एक दो दिन पहले मैंने वीडियो में बात की थी व्हाट इज एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। व्हेन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज आर नॉट सेम देन द प्रॉपर्टी इज नोन एज एबनॉर्मल। आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं अपने सर्वेंट को ये कहकर जाती हूँ कि 10 लड्डू बने हुए और हर लड्डू को 1 रुपए में बेचे, थ्योरेटिकल वैल्यू 10 लड्डू हैं, 1-1 रुपया एक लड्डू का आना है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू शाम को मेरे पास 10 रुपए आने चाहिए। मेरे जाने और सर्वेंट के आने के बीच में अगर किसी बच्चे ने उस हर लड्डू को डबल कर दिया तो 20 हो गए, 2-2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जब शाम को मैं आती हूँ तो नौकर ने तो एक लड्डू 1 रुपए में बेच दिया, तो कितने का हो जाएगा? 20। इसका मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू नॉट सेम। ऐसी चीजें जहां पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम नहीं होती, उन प्रॉपर्टीज को एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज कहते हैं, और उसमें फैक्टर्स को 1/2 फैक्टर आई से निकाल
ये आई कितना होगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी लड्डू सबके सब टूट गए, हो सकता है वो बच्चा तोड़ने बैठा 2 लड्डू 3 लड्डू तोड़े और अचानक कोई आ गया तो उतने ही लड्डू तोड़कर चला गया, तो अब टोटल वैल्यू बिल्कुल डबल नहीं होगी। 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक डिसोशिएट होते हैं, मतलब पानी में जब मैं नमक मिलाऊं, मैंने 1 मोल नमक डाला तो वो पानी में जाकर 2 मोल में बदल जाता है, क्योंकि नमक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, Na+Cl-। हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब नंबर्स पर डिपेंड है। मैं सोचती हूँ मैंने 1 मोल पदार्थ डाला, लेकिन वो अंदर जाके कितना मोल में बदल गया, नंबर्स के आधार पर 2। अगर मैं MgCl2 लेती हूँ तो MgCl2 कितने टुकड़ों में टूट जाएगा, Mg+2, टोटल 3 टुकड़ों में, 1 Mg 2 Cl। अगर मैं K4FeCl6 लेती हूँ, ये 5 टुकड़ों में टूटता है, 4 तो K पॉजिटिव और 1 FeCl6-, जैसे मैं यहां लिखी। फोर K+ और 1 FeCl6-, टोटल 5 आयनों में टूट जाता है। तो 5 गुना आंसर मेरा गलत आएगा, जहां मुझे 10 रुपए मिलने चाहिए थे वहां कितने रुपए मिलेंगे, 50। ऐसी प्रॉपर्टीज जहां पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम नहीं आती, उसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज में फॉर्मूले में ऑब्जर्व वैल्यू बटे कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब कितना मिला और कितना मिलना चाहिए था। जैसे 50 रुपए मिलने कितने चाहिए थे, 10। प्रैक्टिकल वैल्यू जो मिला है वो ऊपर, और थ्योरेटिकल जो मैं सोच कर बैठी हूं कि कागज पेन पे कि 10 लड्डू मैं तो सुबह रख कर गई थी, वो नीचे की तरफ। 2 डेरिवेशन है। फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन आई क्या है, बॉन्ड हाफ फैक्टर, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ऐसे पदार्थ जो सॉल्वेंट में जाकर टूट जाते हैं, उसके लिए वो कौन से पदार्थ होंगे जो सॉल्वेंट में जाकर टूट जाते हैं, सारे आयोनिक कंपाउंड। जैसे NaCl 2 पार्ट में टूटता है, MgCl2 3 पार्ट में, K4FeCl6 5 पार्ट में, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये अपने पार्ट्स में नहीं टूटते, न जुड़ते, ये डिसोशिएट भी नहीं होते, एसोशिएट भी नहीं होते, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करेंगे। इनकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब I=1। इनका बॉन्ड हाफ फैक्टर कितना होगा, 1, बिकॉज ना तो ये टूटते हैं ना ये जुड़ते हैं। पर अभी हम ये जो बात कर रहे हो किसकी करें, अगर कोई टूट जाता, मैंने माना A सब्सटेंस लिया और वो NB, N है नंबर्स ऑफ, जैसे NaCl 2 टुकड़ों में टूटता है तो यहाँ N की वैल्यू हो जाएगी 2, MgCl3 3 टुकड़ों में टूटता है तो ये हो जाएगी 3, और K4FeCl6 5 में होता है तो 5। डेरिवेशन करा रही हूं तो मैं यहाँ नंबर नहीं लिख सकती कि 2, 3, 5, तो N मान लिया। इनिशियल मोल्स मैंने कितना लिया था, 1। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कितने लड्डू लिए थे, 10। अब 10 में से कुछ तोड़े, वो तोड़ने बैठा, पहला 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, दूसरा 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, इधर तो टूटे हुए तो गए 4, बच्चे कितने रह गए, 8। आप समझ पा रहे हैं उसको, 10 थे उसमें से 2 तोड़ चुका है, टूटे हुए यहां लिखने हैं N-अल्फा। टूटने के बाद तो जितने टुकड़ों में टूटा, अगर 1 था और 2 टुकड़ों में टूटा तो आंसर मिलेगा 2। अगर 2 लड्डू तोड़े और 2 टुकड़ों में तो 4, 3 लड्डू तोड़े 2 में तो 6, मींस N×अल्फा। अब टोटल लड्डू कितने हो गए, सारे तो तोड़ नहीं पाए, ये बचे हुए लड्डू हैं और ये टूटे हुए, दोनों को जोड़ दें, 1 - अल्फा प्लस N-अल्फा। फिर इमेजिन करें आपको 10 लड्डू दिए थे, 2 आपने 2 टुकड़ों में तोड़े, अब टोटल लड्डुओं की संख्या इमेजिन कर पा रहे हैं, टोटल 10 थे, ये 10, इसमें से 2 गायब, 8 तो इधर बचे जो अभी टूटे नहीं है, ये हो गए, और ये 2 टुकड़ों में टूट गए, सब 4 हो गए, 2 तोड़े 2 टुकड़ों में, मीन्स 4, 8 और 4 12, टोटल लड्डू सेम 1 - अल्फा जो बचे हुए लड्डू हैं और ये टूट गए, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1 - अल्फा प्लस N-अल्फा, 1 - अल्फा प्लस N-अल्फा। I = होता है
कितने मिले मीन्स आफ्टर डिसोशिएशन, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन डिवाइडेड बाय आप कितना सोच कर गए थे, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन, आफ्टर डिसोशिएशन तो इतना है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और बिफोर डिसोशिएशन तो आप 1 ही लेके गए थे क्योंकि अपन ने यहाँ लिखा इनिशियल मोल्स 1 डिवाइडेड बाय 1 की वैल्यू नहीं होती, खत्म हुआ। अब इधर आ जाए I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, I इज इक्वल टू इस 1 को इधर लेकर आए, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, इधर आके माइनस का, इधर बचा रह गया माइनस अल्फा एन अल्फा। इसे चाहिए तो आप लिख सकते हो एन अल्फा माइनस अल्फा, एक ही चीज है दोनों, माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा या एन अल्फा माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो प्लस का तो एन बचा और माइनस का 1 बचा। अल्फा बराबर हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, कितना हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अब बात आती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना, जैसे अगर मैं 10 लड्डू रखकर गई और मेरे जाने और सर्वेंट के आने के बीच में कोई 2-2 लड्डू को मिक्स कर दे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर वही प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम नहीं आएगी, इट्स मीन्स एबनॉर्मल। जैसे ये एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, जब इसे मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ये कोगुलेट हो जाता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल एक बन जाते हैं। मतलब मैंने 2 मोल एसिडिक एसिड लिया, सॉल्वेंट में जाकर वो 1 मोल हो गया। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में जाकर डिसोशिएट हो रहे हो या एसोसिएट हो रहे हो, टुकड़ों में टूट रहे हो या जुड़ रहे हो, उनकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम नहीं आती। अब अगर सेम नहीं आ रही तो अब उसके लिए फॉर्मूला सेम सब कुछ चलेगा, रिलेशन बिटवीन I मीन्स वॉन था फैक्टर एंड एसोसिएशन अल्फा। ए पदार्थ है वो जुड़ रहा है, 2 लड्डू जुड़ सकते हैं, 3 जुड़ सकते हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड जब जुड़ता है वो 3 के साथ जुड़ता है, मतलब 3-3 क्लस्टर बनते हैं। फिर वही इनिशियल मोल 1 लिए थे, 1 में से अल्फा जोड़ दिए उसने, तो इधर अल्फा कम हो जाएगी और यहाँ क्या होगा, वैल्यूज कम हो जाएगी। अब अगर मैं 2-2 लड्डू जोड़ती हूँ तो 4 की जगह मुझे 2 ही मिलेंगे, 6 की जगह 3 ही मिलेंगे, और अगर 10 के 10 सारे लड्डू 2-2 के पेयर्स में जोड़ दूं तो 5 ही मिलेंगे, मीन्स नंबर कम हो जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय करते हैं, जैसे मेरे पास 30 लड्डू हैं और मैं 3-3 के पेयर्स बनाऊं, इकट्ठा जोड़ दूं तो कितने लड्डू मिलेंगे मुझे, 10, 30 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करते हैं नंबर्स का, इसीलिए अल्फा डिवाइडेड बाय एन। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। फॉर्मूला वही है, I है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन। अब यहां पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन डिवाइडेड बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब बात करें इस तरफ, यहां खास चीज, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एन का मल्टीप्लाई किया, तो आई में एन का मल्टीप्लाई किया, एन आई हो गया, 1 में किया तो एन हो गया, अल्फा में किया तो एन अल्फा हो गया, यहां मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का एन और नीचे का एन कैंसिल हो गया, अल्फा बचा रह गया, एन आई। अब इस एन को, प्लस वाले एन को मैं इधर लाई, माइनस का हो गया, बचा रह गया ये प्लस वाला अल्फा और माइनस एन अल्फा। वापस ध्यान से देखें, जब हम लोग इस एन का मल्टीप्लाई सब में कर रहे हैं तो ये तो हो गया एन एन एन, और इसका एन और मल्टीप्लाई वाला एन कैंसल हो गया। इस एन को इधर लाई, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, ऐसा सच उतारा है, कुछ नहीं किया। इन दोनों में से अल्फा को कॉमन निकाला तो बचा क्या है, क्या 1 माइनस एन। अब अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन एन ये नीचे आ जाएगा, ये है अल्फा वैल्यू ऑफ एसोसिएशन, और यहां अल्फा के बाद जो एन है ये एन है नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल्स और आई है बॉन्ड हाफ फैक्टर।